चलो देखो, अब अपने बात करेंगे इसके अंदर प्रदीप्ति के अंदर अगला जो अपना पॉइंट होगा वो करेंगे मरकरी वेपर लैंप। देखो मरकरी का मतलब समझ गए? मतलब मरकरी का यूज करेंगे, और मरकरी का जब तुम लोग यूज करोगे तो तुम्हारे पास लैंपों के जो प्रकार आएंगे वो आएंगे दो, एक तो आएगा लो प्रेशर, एक आएगा हाई प्रेशर। अपनी ट्यूबलाइट जो होती है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का एक उदाहरण है, ठीक है। इसका मतलब अपने पहले पढ़ेंगे ट्यूबलाइट के बारे में और सबसे ज्यादा डिटेल ट्यूबलाइट के बारे में। सवाल बढ़िया बनेगा। एक चीज ध्यान में रखना, जो चीज ज्यादा यूज होती है ना उसके सवाल ज्यादा आते हैं। बैटरियों में कभी ध्यान में रखना और चीज का आयन है लेड एसिड का पक्का आएगा, प्राइमरी सेलों में और किसी का आयन है शुष्क सेल का पक्का मिलेगा, ठीक है। और एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर का आयन है, एनर्जी मीटर का सवाल लगभग मिलता ही है। तो जो चीजें ज्यादा यूज होती है और किसी चीज का आयन है ट्रांसफार्मर का पक्का मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो तो मरकरी वाशअप लैंप होगा, सबसे इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ऐसा करके सवाल आया था ना अपने, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होगा, ध्यान में रखना, फ्लोरोसेंट लैंप बोल देना, चाहे फ्लोरोसेंट ट्यूब बोल देना, ट्यूब भी लिखा है तो भी एक ही बात है। सबसे पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ट्यूबलाइट जो होती है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी क्या बात है, ट्यूबलाइट को नहीं दिखाई दे रही है? क्या 19 ये चलो अपने इसी को ही चेंज करते हैं फिर, और तो क्या है। इधर देखो हालांकि ये डीसी सप्लाई प्रो है, इसको चेंज कर देते हैं। देखो यहां आएगा तुम्हारा स्टार्टर और यहां आएगा तुम्हारा चौक, CHOCK, CHOCK, सही है क्या? और यहाँ आएगा कैपेसिटर, और एक यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा होगा। सबसे पहले एक चीज देखो, एक तो इसके अंदर ट्यूब होगी, कांच की ट्यूब होती है, अंदर की सतह पर एक चीज का लेपन करेंगे। किसका करेंगे? ये ट्यूबलाइट को कभी फोड़ते हो तो एक धुआं सा निकलता है, पाउडर सा निकलता है, ध्यान में है ना? पाउडर से क्या चिगवाड़मेंट होता है? कौन सी चीज होती है पाउडर? किसका लेपन होता है? फास्फोरस का, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान में रखना, इसमें देखो एलिमेंट कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे को? 2 फिलामेंट होंगे, ध्यान में रखना। ये जो ट्यूबलाइट होगी इसकी जो लंबाई होगी अलग अलग हो सकती है, लंबाई के आधार के ऊपर इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वाटेज क्षमता आएगी। लंबाई के आधार पर वाटेज क्षमता कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। फिर अपने घरों में जो नॉर्मली जो ट्यूबलाइट होती है वो कितने वाट की होती है? फिर ध्यान में रखना कि इसके अंदर यहाँ एक तुमने चौक यूज किया, इसके काम क्या होंगे? 2 काम करेंगे। फिर यहाँ तुमने जो स्टार्टर यूज किया, इसके काम क्या है? इस स्टार्टर के अंदर कैपेसिटर, उसका काम क्या है? यहाँ जो कैपेसिटर जोड़ा है उसका काम क्या है? तो देखो जब तुम लोग इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ ये जो चौक है शुरू में काम क्या करती है? टर्मिनलों को हाई वोल्टेज पैदा करने का काम करती है। इस वजह से क्या होगा, इस ट्यूबलाइट के अंदर जो तुमने मरकरी प्लस जो आर्गन गैस भर रखी है, मरकरी प्लस क्या भर रखी है? आर्गन,
वो क्या होती है, आयनीकृत होने का काम करेगी। आयनीकृत होने का काम करेगी तो फिर ये क्या करेगा, यहां से यहां इनके बीच में इलेक्ट्रॉन चलने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन। तो ट्यूबलाइट क्या होती है, प्रकाशित होती है। लेकिन ध्यान में रखना कि ये जो तुम्हारा जो स्टार्टर है, शुरू में ट्यूबलाइट झपझप करके फिर ऐसे जलती है, तो ये काम क्या करता है, ये स्विचन की तरह काम करता है स्टार्टर। स्टार्टर इसको स्टार्ट करने का काम करता है, ध्यान में रखना। तो ये स्विचन की तरह काम करेगा, 1 सेकंड के अंदर 20-25 बार ये ऐसे ऐसे होता है। इसकी कभी कार्य प्रणाली इसको खोल के देखना, इसके ऊपर वाली केप होती है ना, वो निकाल के फिर इसको देखना, अभी देखा होगा था। फिर यहां तुमने एक कैपेसिटर को जोड़ा है, ये 2 काम करेगा। यहां तुम्हारे पास कैपेसिटर है, ये फिर भी कोई ना कोई काम करेगा। तो देखो यहां जो तुमने कैपेसिटर को जोड़ा है, ये कैपेसिटर काम क्या करेगा, जब टर्मिनल ओपन बंद होंगे तो वहां स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को खत्म करने का काम कौन सा करेगा, ये कैपेसिटर करेगा। दूसरा काम क्या होगा कि ये जो ट्यूबलाइट होती है, जैसे मान लेते हैं कोई अलग फ्रिक्वेंसी इसके आसपास गुजरती है, तो ये ट्यूबलाइट के अंदर एक इफेक्ट पड़ता है जिसको बोलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब समझते हो, प्रकाश की कई घटनाएं होती है, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ठीक है। और एक कौन सी बच गई, प्रकीर्णन। ये 7 घटनाएं होती है लाइट की, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन, ठीक है, एक वर्ण विक्षेपण। तो इन 7 घटनाओं के अंदर एक होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है जब 2 तरंगें चलती है ना, या तो वो एक दूसरे के सेम कलांतर पर चलेगी या एक दूसरे के एंटी कलांतर पर चलती है। फिर काम क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं, ये तुमने एक सवाल भी पढ़ा होगा कि एक तो तुम्हारी पावर वायरिंग होती है और एक तुम्हारी होम थिएटर की वायरिंग होती है, दोनों अलग अलग करते हैं, दोनों को एक ही पाइप से नहीं गुजारते। या तुम्हारे पास तुमने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, या जो अपने को सप्लाई दे रहे हैं वो आ रही है, और टेलीफोन लाइन उसके पास जा रही है अगर, तो तुमने कभी पहले पुराने टाइम के अंदर क्या, जैसे हेलो हेलो अपने बोलते हैं ना, तो बीच में आवाज कटती थी, ये होता था ना। तो इसलिए वो ट्रांसमिशन लाइन है, उनका पक्षांतरण किया जाता था। ये ध्यान में रखना, कभी तुमने सवाल पढ़ा होगा कि ट्रांसमिशन लाइनों का पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारे पास लाइन है, ये ऐसे जा रही थी, अब तुमने इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चला दिया, तो अब यहाँ साइड में जो ट्रांसमिशन, जो कम्युनिकेशन की लाइनें होगी, जो तुम्हारा संचार व्यवस्था को स्थापित करेगा, उस लाइन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन चलती है गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज के अंदर, और ये चलती है 50 हर्ट्ज पर। जब 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसियों की तरंगें जब आपस में मिलती है तो उसको बोलते हैं व्यतिकरण। तो ये कैपेसिटर काम क्या करता है, उस रेडियो व्यतिकरण को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा ध्यान में रखना, एक तुमने पढ़ा होगा वेव ट्रैप, ये नहीं पढ़ा तो तुमने पढ़ा होगा PLCC, ये नहीं पढ़ा तो तुमने पढ़ा होगा PLM, यही तुमने अगर नहीं पढ़ा तो एक नाम और होता है इसका, यार याद नहीं आ रहा, जो डमरू से नहीं देखे तुम लोग इधर मानकसर की ओर जाते हो, इसको बोलते हैं, हाँ गोल गोल से यहाँ बुरे बुरे कलर के। PLCC का मतलब होता है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, यानी कि ये काम क्या करता है कि जो तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन है ना, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संचार व्यवस्था। अब यहाँ तो क्या होता है कि जैसे तुम्हारी टेलीफोन लाइन अलग होती है और उसके अंदर क्या होता है, सीधे नंबर होते हैं 100 200 400 500, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसी में संचार व्यवस्था स्थापित करने का काम करता है एक तो। दूसरा जो अन्य फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, उसको अलग करता है, फिल्टर की तरह काम करता है एक तरीके से, या इसका नाम है पावर लाइन मोडेम। तो इसके अलग अलग 3 तरीके के नाम है, तो इनके अंदर भी संधारित्र का यूज होता है। तो अब ध्यान में रखना कि ये कैपेसिटर रेडियो व्यतिकरण को दूर करेगा। ध्यान में रखना, सवाल पूछेगा ट्यूबलाइट स्टार्टर के अंदर जो संधारित्र काम करता है उसका काम क्या होता है, तो रेडियो व्यतिकरण को दूर करेगा। दूसरी बात, इसका प्रकार कौन सा होगा, पेपर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, सिरेमिक होगा, ब्रिक होगा, कौन सा होगा, पेपर। इसकी क्षमता ध्यान में, नॉर्मली जो अपने घरों में जो यूज करते हैं 0.66 माइक्रोफेरेड का यूज होता है। फिर ध्यान रखना, स्टार्टर के अंदर गैस को भरते हैं स्पार्किंग को भी कम करने के लिए, उसका नाम होता है हीलियम। तो ट्यूबलाइट का जो स्टार्टर होगा उसमें गैस कौन सी भरेंगे, तो ध्यान रखना हीलियम गैस को भरा जाता है, ठीक है। फिर ध्यान में रखना कि ये चौक हो गया। अब चौक की वजह से इसका पावर फैक्टर क्या होगा, कम। तो तुमने यहाँ समांतर में क्या जोड़ दिया, संधारित्र। तो ये इस संधारित्र के बारे में अगर पूछ ले कि सप्लाई के समांतर में जो संधारित्र लगा होता है उसका काम क्या, तो सप्लाई के समांतर में कभी भी जुड़ेगा वो पावर फैक्टर को सुधारेगा। लेकिन अलग जगह पर अगर है तुम्हारा,
तो तुम्हारे को अलग अलग जगह देखो, इसके अंदर रेडियो व्यतिकरण को दूर करेगा, इसके अलावा तुम्हारा रेक्टिफायर के आगे तो फिल्टर का काम करेगा, रेक्टिफायर सर्किट के आगे अगर जुड़ा है तो फिल्टर का काम करेगा। अगर तुम्हारे सिंगल फेज मोटरों के अंदर जुड़ा है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जुड़ा है तो फेज को तोड़ेगा, अगर वैसे जुड़ा है तो पावर फैक्टर को सुधारेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये तुम लोग ध्यान में, अब ध्यान में रखना कि इसका जब शुरू के अंदर इसको वोल्टेज चाहिए लमसम 1100 वोल्टेज चाहिए, तो इसकी स्टार्टिंग वोल्टेज तो होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास क्या होगा ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में क्या होगा कि ये बैक ईएमएफ बनाती है, ये बैक ईएमएफ बनाएगी, तो यहां मान लेते तुमने 230 240 कुछ भी सप्लाई दे दी तो लमसम 110 120 वोल्ट ये खुद रोक लेती है। इसका मतलब अब इसके ऊपर जो वोल्टेज काम करेगी 110 120 130 इतनी वोल्टेज ही काम करती है। तो इसकी रनिंग वोल्टेज अगर पूछ ले तो वो बहुत कम होती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछ ले शुरू के अंदर स्टार्टिंग वोल्टेज वो 1100 वोल्टेज होती है, ध्यान में रखिएगा। अपने घरों के अंदर जो नॉर्मल ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं इसका व्यास अगर पूछ ले तो 38 mm होता है, लंबाई 4 फुट होती है, 1200 mm यानी कि 1.2 मीटर होती है, ठीक है। तो मैं सारी बातें तुमको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, देखो यहाँ से सवाल बढ़िया बनेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इसके अंदर ट्यूबलाइट के अंदर क्या क्या बात करेंगे, बता दो क्या करा। सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज दिख रही है तुम्हारे को यार, बोल लो नहीं यार, ट्यूबलाइट नहीं दिख, ट्यूब नहीं दिख रही। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे किसके बारे में, ट्यूब। तो एक तो ध्यान में रखना ट्यूब किसकी बनी होती है, ठीक है। एक तो ध्यान में रखना ट्यूब बोरोसिलिकेट कांच, ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी बात ध्यान में रखना ट्यूबलाइट की एक तो अपने बात करेंगे लंबाई और एक अपने बात करेंगे व्यास। तो यहां तो मैं लिख रहा हूं लंबाई और यहां लिख रहा हूं उसका वाटेज क्षमता, सॉरी वाटेज, ठीक है। तो लंबाई बता दो, जो अपने नॉर्मली जो 3 तरीके की लंबाई यूज करते हैं, या तो यूज करेंगे 600 mm, 600 mm का मतलब समझिए 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यह होएगा 1200 mm, 1200 mm का मतलब हो जाएगा 1.2 मीटर या 4 फुट, 1 फुट में 3 मीटर, 1 मीटर में 3 फुट, 3.28 फुट होते हैं, ध्यान रखना 1 मीटर में फुट होते हैं, ठीक है। और एक आएगा 1500, इसकी वाटेज क्षमता कितनी होगी 25, और ये अपने घरों में यूज करते हैं 40, और इसकी 25 40 90 यही है ना, ठीक है। अब ध्यान में रखना कि इन ट्यूबलाइट का जो नॉर्मल जो व्यास होता है ना वो कितना होता है। तो इनका जो व्यास अगर पूछ ले तो व्यास कितना बताओगे, व्यास कितना होगा 38 mm। ये तुम्हारे आईटी वाले पेपरों में, सेमेस्टर वाले पेपरों में आया था, 3rd सेमेस्टर में, कि जो घरेलू तौर पर जो ट्यूबलाइट इस्तेमाल होती है उसका साधारणतः व्यास कितना होगा 38 mm। लंबाई अगर पूछ ले, लंबाई ये सवाल है आरआरबी जेई सीबीटी 2 उसमें भी आया था, 2019 27 तारीख वाले पेपर में आया था, और तुम्हारे लाइनमैन वाले पेपरों में भी देखना कि जो घरेलू तौर पर जो ट्यूबलाइट इस्तेमाल करती है उसकी मानक लंबाई कितनी होती है। एक इसकी मानक लंबाई याद रखना, एक पीवीसी कंड्यूट पाइप की याद रखना, कंड्यूट पाइप की 10 फुट होती है, लगभग 3 मीटर होती है, 3.28 मीटर हो गया, लेकिन पेपर वाला 3 मीटर देगा, ये बात सुनिए। फिर ध्यान रखना अपने यूज करेंगे लेपन, ट्यूबलाइट जो होगी उसके अंदर लेपन करेंगे। लेपन किसका करेंगे, फास्फोरस का करेंगे। तो फास्फोरस का करोगे तो फास्फोरस का लेपन जब करोगे तो एक काम करेगा, बता दो क्या काम करेगा है? तुमको मैंने एक बात है कि ट्यूबलाइट के अंदर जो फास्फोरस का लेपन करेंगे ये काम क्या करेगा कि तुम्हारे फिलामेंट किसके बने, टंगस्टन, टंगस्टन से जो बाहर किरणें निकलती है वो कौन सी निकलती है, लेकिन ये फास्फोरस का लेपन उसको किस में चेंज करेगा। तो ध्यान रखना ये काम क्या करेगा, यह काम क्या करेगा, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, किरणों को क्या करेगा, विजुअल, विजुअल को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं दृश्य,
विजुअल तरंगों में क्या करता है, बदलता है। इसलिए ध्यान रखना ट्यूबलाइट का प्रकाश अपनी त्वचा के लिए भी और अपनी आंखों के लिए, दोनों के लिए इसका लाइट अच्छा होता है। कभी इसकी लाइट में पड़ोगे और एक तुम्हारे पास कौन सा होता है दूसरी लाइट, ट्यूबलाइट और लैंप वाली होती है, बढ़िया, किसमें मजा आता है, आपको तो दोनों में गुनिया है जी कौन करे है कि मिया है क्या है मजा तो व्हाट्सएप पर कोर्स ले रहा कि बिम आवे थाने हैं नहीं आ गया। चलो देखो फिर मेरी बात सुनो, देखो ट्यूबलाइट के अंदर अपने क्या करेंगे, गैस भरेंगे। इस गैस के अंदर ध्यान रखना, एक तो भरेंगे आर्गन, प्लस क्या भरेंगे, मरकरी की बूंदों का इस्तेमाल करेंगे। और मरकरी ध्यान रखना, बूंद क्यों लिखा, क्योंकि बूंद हमेशा किसकी होती है, लिक्विड की होती है, और मरकरी हमेशा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है, ये ध्यान में रखना। दो चीजें ऐसी है जो द्रव अवस्था में मिलेगी, साइंस का प्रश्न है, या तो मिलेगा तुम्हारे को कौन सी चीज, ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु आती है, और धातुओं में आता है तुम्हारा कौन सा, पारा। ये दो धातु ऐसी है। इसके अलावा गैलियम भी है ना, गैलियम का लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर होता है, 27-23 होता है, उसको भी तुम लोग अगर हाथ पर रखोगे ना वो भी तुम्हारा हो जाता है। इसके अलावा फ्रांसियम रेडियो एक्टिव धातु होती है, वो भी कमरे के टेम्परेचर से थोड़ा सी ऊपर टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में आ जाती है। तो मरकरी और आर्गन की बूंदों को काम क्या करेंगे, 2.5 वायुमंडलीय दाब पर भरा जाता है। अब वायुमंडलीय दाब ध्यान है कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दबाव किस तरीके से, कैसा होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है बताएंगे कभी। 273.15 केल्विन के ऊपर एक एटॉमिक प्रेशर जो होता है ना, जिसके अंदर 86-76 mm है, पता नहीं सेमी है, कि पारा जो होता है ना, पारे को तुमने रखा बैरोमीटर के अंदर ही, पारा ऊपर चढ़ता है। पारा अगर 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब वायुमंडलीय दाब एक है, एक बार है, वायुमंडलीय दाब बार में मेजर किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ इतनी बात ध्यान में चल गई, ट्यूबलाइट किसकी बनी होगी, उसका व्यास कैसा होगा, उसकी लंबाई कैसी होगी, अंदर किस चीज का लेपन करेंगे, क्यों करेंगे लेपन, काम क्या करेगा, और उसके अंदर भरेंगे क्या, दिमाग में सेट है एकदम, सारी बातें दिमाग में सेट होगी, याद रह जाएगा। अब तुम लोग काम क्या करोगे, इस ट्यूबलाइट के अंदर तुम्हारे पास है टर्मिनल, टर्मिनल यानी कि क्या बात है, फिलामेंट। तो फिलामेंट कितने होंगे, तो फिलामेंट ध्यान में रखना कितने होंगे, 2, और दोनों बने किसके होंगे, टंगस्टन। ये ध्यान में रखना, ट्यूबलाइट के अंदर फिलामेंटों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब अपने बात करेंगे किसके बारे में, एक तो चौक के बारे में करेंगे, एक स्टार्टर के बारे में। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करें, चौक। चौक नहीं लिखा तो लिखा मिलेगा बेलास्ट। पहली चीज तो ध्यान रखना, इस चौक को संयोजित कैसे करेंगे, किसके अंदर करेंगे, सीरीज में, ठीक है। तो एक तो ध्यान में रखना, इसको क्या करेंगे, डायग्राम से पता चल चुका है, सप्लाई के क्या करेंगे, श्रेणी में क्या करेंगे, संयोजित कर दिया। फिर ध्यान में रखना इसके काम है, काम दो करेगी, एक तो करेगा प्राइमरी, एक करेगी सेकेंडरी। ये पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि ट्यूबलाइट का प्राथमिक कार्य कौन सा है और द्वितीय कार्य कौन सा है, पहले काम क्या करती है। प्राइमरी काम इसका ये है कि शुरू में ट्यूबलाइट को हाई वोल्टेज चाहिए, ये काम करेगी। तो ये काम क्या करेगी, उच्च त्वरित वोल्टेज को क्या करती है, उत्पन्न। दूसरा काम क्या होगा कि शुरुआत के अंदर इसके अंदर वेक्यूएम नहीं बढ़ेगा, बाद में क्या होगा, वेक्यूएम बढ़ जाएगा। जब इसके अंदर वेक्यूएम बढ़ चुका है तो अब ये काम क्या करेगी, खुद की वोल्टेज बढ़ा देगी, वो वोल्टेज रोक देगी। और दूसरा काम क्या करता है, चौक ऐसी धारा को रोकने का काम करती है। तो दूसरा इसका काम क्या है, धारा को क्या करना, सीमित है, ये दो काम करती है, कर दिया। दो बातें याद रह जाएगी, सीरीज में जोड़ेंगे, काम क्या करेगी, प्राइमरी काम क्या होगा, सेकेंडरी काम क्या होगा। तो दिमाग में याद रखना, शुरू में हाई वोल्टेज का काम करेगी और लास्ट में काम क्या करेगी, धारा को सीमित। फिर अपने पास आ गया स्टार्टर।
तो स्टार्टर देखो काम क्या करेगा। स्टार्टर एक तो ध्यान रखना स्विचन युक्ति है, ठीक है। तो पहली चीज तो ध्यान रखना स्टार्टर क्या है, स्विचन का मतलब समझ गए, स्विचन युक्ति है, ठीक है। अगले पेज पर लिखांगा, अगले पेज पर लिखते हैं देखो। तो पहली चीज तो मेरे को बताओ कौन सी युक्ति है, स्विच की तरह काम करती है, स्विचन युक्ति है। यानी कि 1 सेकंड में 20 से 25 बार क्या होती है, ऑन ऑफ। अब एक बात ध्यान में रखना कि अगर तुमने सप्लाई को इसको काम क्या कर रखा है, यूज कर रखा है, अगर ट्यूबलाइट एक बार ऑन होगी तो इसको बाहर निकाल दो, इसका कोई काम नहीं है। तो सोच के मेरे को बताओ ये काम, ये स्विचन जो मतलब ऑन ऑफ हो रहा, तो ये वास्तव में ये क्या कर क्या रहा है, काम बड़ा क्या जुगाड़बड़ कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ इसके अंदर ऐसा इसने ये काम कर दिया। हाँ, ये उसको ऑपरेट करवा रहा है, किसको, चौक को। ये ऑपरेट किसको करवा रहा है पता है, ये चौक को ऑपरेट कर रहा है। अगर तुमने इसको ट्यूबलाइट को बाहर, इसको स्टार्टर को बाहर निकाल दो, निकाल दिया, अब चौक हाई वोल्टेज पैदा नहीं करेगी, ये अब हाई वोल्टेज पैदा नहीं करेगी, ये ऑपरेट करवाता है, चौक को ऑपरेट करवाता है। ध्यान में रखना ये, जैसे तुमने पढ़ा होगा 2 पॉइंट स्टार्टर पढ़ा होगा, 3 पॉइंट स्टार्टर पढ़ा होगा। ओवरलोड कॉइल जो होती है ना, एक ओवरलोड कॉइल होती है, ओवरलोड कॉइल किसको ऑपरेट करवाती है पता है, एनवीसी को। ओवरलोड कॉइल के अंदर जो प्लंजर, जो अपना लीवर होता है वो ऊपर उठता है, वो जो एनवीसी के दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट कर देता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओवरलोड कॉइल जो होता है ऑपरेट होती है, लेकिन ऑपरेट होने के बाद में वो किसको मतलब काम करवाने का काम करती है, वो करती है किसको, वो एनवीसी को। इसी तरीके से ध्यान रखना, रिले होती है ना, रिले ऑपरेट करती है सर्किट ब्रेकर को। सवाल पूछे कि रिले दोष की जानकारी किसको देती है, तो सर्किट ब्रेकर को देती है, या सर्किट ब्रेकर जो होता है वो दोष की जानकारी किससे लेता है, तो ध्यान रखना रिले से लेगा। रिले का काम क्या है, दोष को ढूंढना। ओवरलोड कॉइल का काम क्या है, दोष को ढूंढना। एक प्रकार से ऑपरेट किसको करेगी, इसको। इसी तरीके से ध्यान में रखना, स्विचन जो ट्यूबलाइट जो होती है उसको हाई वोल्टेज के लिए काम कौन करवाएगा, वो ये करवाएगा। अब जी हमारे थे घर गया था जी कौन कर पड़ेगा, ठीक है। थारा बापू के लारा देख ले, गेट के लारा वो पड़े है, सैनिटाइज कर लो, समझ नहीं। तो थाना पढ़ने के लिए प्रेरित कौन करेगा, तुम्हारे को ऑपरेट कौन करवाएगा, वो सैनिटाइजर बड़ा लट, समझ में यार। तो ये दिमाग में बात सेट होगी। फिर ध्यान में इसका कनेक्शन कैसा दिख रहा है तुम्हारे को, ना बच्चे श्रेणी में नहीं, अगर ये श्रेणी में होती तो इसको निकालने के बाद ये काम नहीं करती ट्यूबलाइट। ये समांतर क्रम के अंदर है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में पैरेलल ऑपरेट है ये। जैसे 2 रेजिस्टेंस को ऐसे करते हो ना तुम लोग, अब ये टर्मिनल और इस टर्मिनल के ये समांतर में है, ठीक है ना, तो ये समांतर में कनेक्ट होती है, ध्यान में रखना। तो इसे अपने काम क्या करेंगे, समांतर में क्या करते हैं, फिर तीसरी बात ध्यान में रखना, इसमें गैस कौन से यूज करेंगे, हीलियम, ताकि वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। हीलियम ध्यान रखना हल्की गैस होती है। फिर देखो मेरी बात सुनो, इतनी बात सुनो। फिर इसके अंदर अपने यूज करेंगे कौन सा, संधारित्र। एक तो संधारित्र यूज कौन सा करेंगे, पेपर, ठीक है। और इसकी क्षमता ध्यान में रखना 0.06 माइक्रोफेरड तक रखी जाती है। फिर ध्यान में रखना, ये जो तुमने संधारित्र को यूज किया है इसका काम क्या है, तो इसका काम देखो क्या है, काम ये करेगा 2। एक तो ध्यान में रखना क्या करेगा, स्पार्किंग करेगा कम, और दूसरा ध्यान में रखना रेडियो इंटरफेरेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं रेडियो व्यतिकरण, तो क्या करेगा, दूर।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर तुम्हारे पास ध्यान में रखना इसके अंदर एक आता है संधारित्र जो सप्लाई के समांतर में जुड़ते हैं। तो ये जुड़ेगा सप्लाई के, इसको इलेक्ट्रोलाइट भी यूज कर सकते हो, पेपर भी यूज कर सकते हो। और ध्यान में रखना जो परमानेंटली कनेक्ट किया जाता है वो हमेशा पेपर का यूज करते हैं। इसके अंदर परमानेंट है क्योंकि पेपर की लाइफ ज्यादा होती है इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में, बदलना बारी बारी बदलना ना पड़े इसलिए यूज के, बाकी और कोई रीजन नहीं है। सप्लाई के क्या जोड़ेंगे, समांतर। तो या तो पेपर होगा या कौन सा होगा, पूरा लिख लेना। ठीक है, फिर मेरी बात सुनो, देखो सप्लाई के तुमने समांतर में जोड़ दिया, काम क्या करेगा, पावर फैक्टर को क्या करेगा, सुधारेगा। अब पेपर में अगर सवाल तुम्हारे को ये पूछ ले कि ट्यूबलाइट है उसके अंदर स्टार्टर में जो संधारित्र है वो काम क्या करेगा, तो स्टार्टर वाला अगर पूछे तो स्टार्टर का ही बताना है तुमको, और इसका पूछे तो इसका बताना है, दिमाग में रह जाएगी बातें। ठीक है, फिर देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये जो तुम्हारी ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट के अंदर एक तो इसकी वोल्टेज आएगी स्टार्टिंग और एक आएगी तुम्हारी, तो स्टार्टिंग बता दो कितनी आएगी, हाँ लगभग 1100 वोल्ट होती है। 1100 नहीं दे रखा तो 1000 दे देगा। और इसकी ये जो वोल्टेज होगी 110 से 130 के वोल्टेज के बीच में होती है, लगभग 110-20 कुछ मर्जी दे सकते हैं। फिर ध्यान में रखना इसकी एक आएगी ल्यूमन दक्षता, ये पेपर के लिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ल्यूमन दक्षता ध्यान में रखना, बहुत पेपरों में है। फिर ध्यान रखना इसकी IU, और ठीक है, तो इसकी ल्यूमन दक्षता ध्यान रखना 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट, ये जोड़ा ही है अभी तक। फिर ध्यान रखना IU लगभग कितनी होती है, 7000 घंटे। एक पेपर में सवाल आया था कि इनमें से किस लैंप की औसत जीवन काल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और एक पेपर आया था किसका औसत जीवन काल कम होता है, इस वाले पेपर में मरकरी, सोडियम, LED, फ्लोरोसेंट। ठीक है, LED का लमसम होता है तुम्हारा 50,000 से 1,00,000 घंटे, फ्लोरोसेंट का लगभग 7,000 घंटे, इसका लमसम 6,000 घंटे और इसका लमसम 5,000 घंटे के आसपास होता है। नियोन लैंप जो होता है ना, नियोन साइन लैंप, उसका लिख लेना 10,000 घंटे के आसपास होता है। तो किसका कम है किसका ज्यादा, ये 4 ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान में रखना। इतनी बात समझ में आ गई, याद रह जाएगा। अब देखो ये जो तुम्हारे पास ट्यूबलाइट थी ये तुमने अभी तक ऑपरेट की थी AC पर, क्या की थी, अगर तुमको इसी ट्यूबलाइट को क्या करना है DC पर ऑपरेट करना है तो काम क्या करेंगे, तो इतनी बातें याद रह जाएगी, ट्यूबलाइट की लंबाई, व्यास, ठीक है, चौक, संधारित्र, सबका काम। तो मरकरी वाष्प लैंप होता है, कितने वायुमंडलीय 2.5 वायुमंडलीय दाब पर बनेंगे, मरकरी और आर्गन गैस को 2 इसके फिलामेंट होंगे, अंदर फास्फोरस का लेपन करेंगे जो अल्ट्रावायलेट को विजुअल तरंगों में चेंज करेगा। समांतर में जुड़ा होगा स्टार्टर, सीरीज में जुड़ा होगा तुम्हारा चौक, ये संधारित्र काम करेगा पावर फैक्टर को सुधारने में, ये करेगा रेडियो व्यतिकरण स्पार्किंग को दूर करने में। इसके अंदर पूछे गैस तो आर्गन भरी जाती है या नियोन, इसके अंदर पूछे तो हीलियम गैस भरी जाती है। इसका काम पूछे प्राइमरी तो हाई वोल्टेज का झटका देगा, सेकेंडरी पूछे तो धारा को सीमित करेगी। इसका काम पूछे स्विचन का काम करता है, ऑपरेट किसको करवाएगा, चौक को। ठीक है, फिर ध्यान में रखना इसका औसत जीवन काल पूछे तो 7,000 घंटे है, इसकी ल्यूमन दक्षता पूछे तो 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट है, याद रह जाएगा। फिर ध्यान रखना लंबाई 6, 12, 15, याद रखना 6, 12, 25, 40, 90। एक बात ध्यान में रखना, जो घरों में जो ट्यूबलाइट इस्तेमाल होती है वो लमसम 40 वाट की होती है, 38 mm उसका व्यास होगा, उसकी लंबाई अगर पूछे तो 1200 mm, 120 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर, 4 फुट, चारों लिख दोगे, हाँ 4 फुट और 1.2 मीटर, 120 सेंटीमीटर और 1200 mm, ये चारों बातें सेम है। ठीक है, याद रह जाएगी। अब मेरी बात सुनो, ये तो था अपने पास वो ट्यूबलाइट जिसको अपने ने काम किया, ये सारी बातें दिमाग में ना, हाँ रनिंग वोल्टेज, स्टार्टिंग वोल्टेज सब दिमाग में। अब अपने बात करेंगे किसके अंदर,
कि ये ट्यूबलाइट अगर तुम्हारे पास है और उसको तुम लोग पूछना इसको डीसी पर ऑपरेट करना है तो काम क्या करेंगे, तो मेरे को एक बात बता दो, डीसी पर चौक पैदा करेगी क्या एक्सल? है नहीं करेगी। और दूसरी बात ध्यान में रखना, डीसी पर तुम्हारा वो स्टार्टर भी काम भी नहीं करेगा है। और स्टार्टर का काम क्या था? ऑन ऑफ करना, यही था। तो अब की बार अपने काम क्या करेंगे, स्टार्टर भी चेंज कर देंगे और चौक भी चेंज कर देंगे। ट्यूबलाइट फिल्म आई, ध्यान देंगे, देखी तो कोनी लेकिन बताऊं ला रही हूं। देखो दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो ध्यान में रखना जो तुमने स्टार्टर यूज किए और एक तुम्हारे पास आएगा चौक के स्थान पर। देखो रेजिस्टेंस एक ऐसा घटक है जो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, ठीक है, एसी डीसी दोनों पर काम करेगा। तो तुमने काम क्या किया, चौक की जगह किसका यूज करेंगे, तो यहां चौक की जगह तो यूज करेंगे प्रतिरोध। और स्टार्टर का काम था ऑन ऑफ करना, अब तुम लोग यूज करोगे पुश स्विच, ठीक है। तो पुश स्विच का यूज करेंगे तो यहां अपने यूज करेंगे पुश स्विच। एक ऐसे करके और होता ना रे, ये बता दो पुश ऑन है या पुश ऑफ है। ये देखो इसको दबाओगे तो ये टर्मिनल यहां मिलेगा, ये पुश ऑन है। इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, इसको दबाएंगे ना पहले टर्मिनल यहां होते हैं, तो ये पुश ऑफ है। ये लाल रंग का होता है, ये ध्यान में रखना, हरे कलर का होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में बताया था तुमको, याद आ रहा है तो। ये नॉर्मली ओपन होता है, ये नॉर्मली क्लोज होता है। तुम्हारा जो घड़ी जो घरों में डोर बेल होती है ना, डोर बेल, डोर का मतलब दरवाजा और बेल का मतलब घंटी, ठीक है। घंटी का सिंबल कैसे होता है, ये घंटी जो है ना जब तुम लोग दबाते हो, दबाने पर ऑन होगा ना वो बजेगी, पुश ऑन स्विच होता है उसमें। अरे एक तुमने नाम सुना होगा लिमिट स्विच, जो आरा मशीन वगैरह के अंदर मशीन को रोकने के लिए होता है, वो होता है पुश ऑफ। वो जब दबेगा ना उसमें टैया सा लगा होता है, कभी देख लेना, लिमिट स्विच है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि लिमिट स्विच कौन सा होगा, पुश ऑन होगा पुश ऑफ, वो दबने पर ऑफ होता है, पुश ऑफ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बहुत मोटो डंगो है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग काम क्या करोगे, सवाल ये पूछा गया कि ट्यूबलाइट है उसको एसी के स्थान पर डीसी में प्रचालित करने के लिए निम्न में से किस अतिरिक्त घटक की आवश्यकता पड़ती है, तो तुम्हारे को रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी बात अगर पूछ ले कि उसमें स्टार्टर के स्थान पर क्या यूज करेंगे, तो इसका यूज करेंगे। समझ में आएगी बात? अब आ गया जो, अब तुम्हारे पास ये ट्यूबलाइट है, इन ट्यूबलाइट का या तो करोगे श्रेणी कनेक्शन या करेंगे समांतर। दोनों कनेक्शन में एक साथ सिखा रहा हूं, फिर तुम्हारे को एक चीज ध्यान में देनी है, इसमें ट्यूबलाइट में या तो बेरियम का होगा या स्ट्रोशियम का होगा। देखो दो चीजें तुम्हारे पास, दोनों डायग्राम अलग अलग नहीं। देखो ये कैसा कनेक्शन, ध्यान है, कैसे पता चला, और ये कैसा है, ध्यान में रखना, या तो पेपर वाला देगा डायग्राम और या तुम्हारे को कुछ और चीज पूछेगा। देखो अब ध्यान से सुनना, देखो इस ट्यूबलाइट के अंदर देखोगे ना, तो देखो कि इस फेज और न्यूट्रल, देखो समांतर क्रम के अंदर जब भी तुम लोग जोड़ोगे कोई चीज को, तो उसके जितने भी जहां भी ये जुड़ेंगे, इसको फेज न्यूट्रल मिलेगा, इसको भी फेज न्यूट्रल मिलेगा। श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ेंगे ना, तो इसको फेज से जोड़ोगे तो इसका दूसरा न्यूट्रल से जुड़ेगा, ऐसा ही होगा। अब उसको देखते जाओ, देखो अब ध्यान से देखो कि इसके टर्मिनल के साथ चौक जोड़ दी, इसका ये एक ट्यूबलाइट है, नीचे वाली एक ट्यूबलाइट है। ध्यान से देखो, इस कनेक्शन को भूल जाओ, इतना 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 इतना, इसको नीचे वाले को भूल जाओ। इसकी तार यहां से जा रही है, ये तुम्हारी ट्यूबलाइट है। अब काम क्या हो रहा है कि इस ट्यूबलाइट को तुमने देख लिया, नीचे वाले के अंदर भी ये सिस्टम सेम है। समांतर में जोड़ेंगे तो इसकी लाइन को, इसके चौक को लाइन दे रहे हो तो इसकी चौक को भी लाइन देनी पड़ेगी, दे दी।
यहां से जो टर्मिनल न्यूट्रल दे रहे तो इसके अंदर भी न्यूट्रल दे दिया। अब सवाल क्या बनेगा, सवाल एक तो ध्यान रखना ये समांतर संयोजन करते हैं क्यों है, अभी अपने बात करेंगे स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव उसको दूर करने के लिए करते हैं। दूसरा ध्यान में रखना इसके अंदर स्टार्टर कितने लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार्टर कितने लगे और चौक भी कितनी होगी, 2। अगर यहाँ कोई कैपेसिटर जुड़ा हुआ तो वो पावर फैक्टर को सुधारेगा, बाकी सारा सिस्टम सेम चलेगा। श्रेणी क्रम के अंदर तुम लोग देखोगे तो देखो इस ट्यूबलाइट को तो तुमने दे दिया न्यूट्रल, इस वाले को दे दिया सीरीज है। यहां ध्यान रखना इसके साथ ये तो जुड़ा ही है। अब यहां से जो टर्मिनल निकलेगा इसको इसके साथ जोड़ दिया, दोनों कैसे जुड़ी है, श्रेणी में जोड़ोगे तो एक दिमाग लगाओ, हर ट्यूबलाइट का जो तुम्हारे पास चौक है, स्टार्टर है, स्टार्टर हर ट्यूबलाइट को ऑपरेट करेगा, तो स्टार्टर तो 2 ही चाहिए। स्टार्टर कितने चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए। तो स्टार्टर अपने यहां अगर मैं बात करूं तो स्टार्टर मेरे को कितने चाहिए, लेकिन तुम्हारे को चौक कितनी चाहिएगी पता है, 1, क्योंकि सीरीज में जोड़ रहे हो तुम लोग। लेकिन ध्यान रखना इस चौक की कोई ना कोई वाटेज क्षमता लेनी पड़ेगी। अब जैसे मान लेते तुम्हारे पहले एक तो जैसे तुमने मान लेते हैं कि ऊंट गाड़ी तो नहीं माने, घोड़ा गाड़ी है तुम्हारे पास, ठीक है, उस घोड़े पर तुमने काम किया कि 50 किलो का भार लद लिया। अब तुम लोग काम क्या करते हो, 2 घोड़े लगा दिए, 2 घोड़े लगा दिए। अब तुम लोग काम क्या करोगे, अब तुम लोग ये चाहते हो कि एक घोड़े पर 50 किलो का भार रहे। अगर 2 घोड़े लगाओ तो वैसे सोच के देखो 25-25 किलो बांट लेंगे मान लेते हैं। तुम लोग चाहते हो कि 50 किलो का वेट रहे, तो तुम लोग काम किया एक और डाल दोगे, तो वो जो 100 केजी का जो वेट है वो दोनों 50-50 बांटेंगे। अगर ये 40 वाट की, ये 20 वाट के, ये 20 वाट के, तो इसकी क्षमता 40 लेंगे। ये 40 है, ये 60 है, तो इसकी 100 लेनी पड़ेगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बांट लेंगे। ये 40 है तो ऐसी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब चौक की जो क्षमता जो होगी, वाटेज क्षमता होगी, वो ट्यूब लाइट 1 प्लस ट्यूब लाइट सेकंड की क्षमता के बराबर होगी। समझ में आई बात, क्या याद रह जाएगा। तो ट्यूबलाइट का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन में कितनी चौक कितनी स्टार्टर चाहिए, ये ध्यान में रखना। बस चौक सीरीज में 1 लगेगी, समांतर में दोनों ही, समांतर में 2 चौक 2 स्टार्टर, ठीक है, दिमाग में सेट है। अब देखो इसका लास्ट पॉइंट एक बात करते हैं इसके अंदर। अब देखो एक अपने बात करेंगे स्ट्रेबोस्कोपिक, स्कोबिक होता है या पिक होता है, स्ट्रोबिक होना चाहिए शायद, स्ट्रेबिक इफेक्ट। स्ट्रेबोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि जो सफेद दुधिया प्रकाश होता है उसमें वस्तु जो होती है वो स्थिर या उल्टी प्रतीत होती है अपने को। इसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, ये दुधिया प्रकाश में होता है, इस प्रकाश के अंदर अपने काम क्या करेंगे, इसको दूर करना है, तो अपने 2 ट्यूबलाइट लेंगे। कितनी लेंगे, 2। एक ट्यूबलाइट को तो चलाएंगे लेगिंग पावर फैक्टर पर, एक चलाएंगे लीडिंग। होगा क्या कि इन दोनों से जो प्रकाश तरंगे निकलेगी ना, वो एक का लीडिंग और एक का लेगिंग है, तो एक दूसरे को खत्म कर देती है। इसलिए ध्यान में रखना, यहाँ अपने काम क्या करेंगे, जैसे अब ये है ना, इसके साथ अगर इसको लेगिंग लीडिंग पर चलाना तो इसके समांतर में जोड़ देंगे, तो ये तो चलेगी लेगिंग पर, ये चलेगी लीडिंग पर। एक बात ये भी ध्यान में रखना, अगर तुमने यहाँ कैपेसिटर जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये जिस ट्यूबलाइट के साथ जोड़ोगे उसी का ही तो पावर फैक्टर सुधारेगा। अगर मैं सप्लाई के समांतर में जोड़ूंगा फिर तो दोनों का सुधरेगा, अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो इसका। तो इसके अंदर ध्यान में रखना कि जो स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होता है वो किस लैंप के अंदर होगा। पहली चीज, दूर कैसे करेंगे, ध्यान में रखना। तो दूर क्या करेंगे, एक ट्यूबलाइट को लेगिंग और दूसरे को लीडिंग पावर फैक्टर पर समांतर क्रम में चला करके। तो ध्यान में रखना कि सफेद प्रकाश में घूमती वस्तु का क्या होना, स्थिर प्रतीत होना, ठीक है। दूसरा ध्यान में रखना, यह जो होगा वो फ्लोरोसेंट है,
या मरकरी वेपर लैंप लिख देते हैं। लैंप में होता है, लिख लेना। फिर ध्यान में रखना कि इसे दूर करने के लिए अपने काम क्या करेंगे। ये सवाल आईटी वाले पेपर में आया था, इसे दूर करने, या एक सवाल आ जाए कि दो ट्यूबलाइट है उनको श्रेणी समांतर, उसको लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर पर क्यों चलाया जाता है, समांतर क्रम में। ठीक है, फेरांटी प्रभाव को दूर करने के लिए, कोरोना प्रभाव, स्ट्रेबोस्कोपी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। समांतर में जोड़कर क्या करते हैं, लैग एंड लीड पावर फैक्टर पर चलाया जाता है। तो ट्यूबलाइट की मैंने जितनी भी बातें बताई है याद रह जाएगी। लंबाई, व्यास, ठीक है, टर्मिनल, फिलामेंट, स्टार्टर, चोक, स्टार्टिंग वोल्टेज, रनिंग वोल्टेज, ठीक है, एवरेज लाइफ, यूज तो अपने नॉर्मली ध्यान में प्रकाशीय व्यवस्था में करेंगे। ह्यूमन दक्षता क्या होगी, ठीक है, श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ेंगे, समांतर में डीसी पर ऑपरेट करना है तो क्या करेंगे, और ध्यान में स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होगा क्या, यूज यानी कि दूर कैसे करेंगे, और किस लैंप के अंदर होगा, याद रह जाएगा। सेट है, एकदम याद है। अब देखो इसके अंदर जो आगे वाले जो 3 लैंप बना जो है हाई प्रेशर, ठीक है, एक तो होगा मरकरी आर्गन, एक होगा मरकरी आर्गन टंगस्टन, एक आएगा बायोनेट। 5 मिनट की क्लास हो रही, देखो फिर मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसके अंदर कोई ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है। इधर देखो, ये मरकरी आर्गन सीरीज मेन इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेन स्कैंडल, ठीक है, ये मरकरी आर्गन टंगस्टन है, मरकरी आर्गन। देखो अपने पास 3 लैंप है, लग रही है, देखो एक का तो नाम होगा MA। एक पेपर में पता है क्या हुआ कि उसने एक सवाल पूछ लिया कि इनमें से कौन से हाई प्रेशर मरकरी वाशअप लैंप के उदाहरण है। शायद यूपीपीसीएल, जहां तक दिमाग में आ रहा है यूपीपीसीएल, या तो 19 या 21। सवाल में क्या दे रहा है, MA, MAT, MB ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो MA का मतलब होगा मरकरी आर्गन, याद रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा, मरकरी आर्गन हाई प्रेशर लैंप। यहां इसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है तो इसको लिखेंगे मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। तो MAT, इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, मरकरी आर्गन टंगस्टन का क्या जुगाड़मेंट होता है, फिलामेंट होगा, इसका मतलब इसका फिलामेंट टंगस्टन का होगा। फिर ध्यान में आएगा तुम्हारा MB का मतलब होगा मरकरी बायोनेट, ठीक। अब देखो इसके अंदर एक चीज देखो, तुम लोग यहाँ 2-3 सवाल बनेंगे, ये सवाल इसरो में भी आया था। देखो इसके अंदर देखोगे तो यहाँ तुम्हारे देखो ये दिख रहा है मेन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड मेन ये रहा, एक इलेक्ट्रोड मेन ये रहा। फिर तुम्हारे को यहाँ एक चीज दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हारे को सहायक इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3। तो इसमें ध्यान में रखना, इसको कहाँ लिखे रहे, यहाँ लिखेंगे कि इसमें क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रोड, ठीक है। 2 तो क्या होंगे मुख्य, और एक क्या होगा, ये पेपर में आया था, अब आया किस में याद नहीं है पूरा मेरे को। फिर ध्यान में रखना, ये जो तुम्हारा सीरीज रेजिस्टेंस है ना, ये पूछा था कि मरकरी आर्गन लैंप होता है उसमें सीरीज रजिस्टर का काम क्या होता है। तो रेजिस्टेंस काम क्या करता है, धारा कम करेगा। तो ये इसकी धारा को क्या करेगा, यहाँ पर कम करेगा। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं। तो ये काम क्या करेगा, यह धारा को क्या करेगा,
फिर ध्यान में रखना कि इसके अंदर जो अपने आर्गन गैस को भरेंगे, मरकरी को भरेंगे, उसका वायुमंडलीय दबाव कितना होगा। तो ध्यान में रखना इसके अंदर भरेंगे मरकरी प्लस आर्गन, ठीक है, 1.5 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। फिर ध्यान में रखना इसकी बात आएगी ल्यूमन दक्षता। तो ल्यूमन दक्षता इसकी लमसम कितनी होगी, 45 ल्यूमन प्रति वाट। और एक इनकी लाइट आती है, इनका प्रकाश होता है ग्रीनिश ब्लू, हरा नीला टाइप का होता है, ठीक है, पूरा एकदम नीला नहीं होगा। तो ये सवाल आया था तुम्हारे लाइनमैन के अंदर कि जो मरकरी वेपर लैंप होता है उसकी प्रकाश का रंग कैसा होगा। तो ग्रीनिश ब्लू, हरित नीला, हरा नीला टाइप का होता है, पूरा नीला सा नहीं दिखता। कई बार देखा होगा तुमने मरकरी के अंदर। मरकरी आर्गन टंगस्टन के अंदर ध्यान में, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होंगे ये तुमको निकल या उसके बने होंगे, लेकिन इसके अंदर किसके लेंगे, टंगस्टन के लेंगे, ठीक है। और टंगस्टन के जब लेंगे तो एक तो ध्यान में रखना कि इसमें जो इलेक्ट्रोड होंगे किसके बने होंगे, टंगस्टन के। और इसमें इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोड कितने होंगे, 2। अगर 2 इलेक्ट्रोड है तो दोनों कौन से होंगे, मुख्य होंगे। फिर ध्यान में रखना इसको एसी डीसी दोनों पर क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। फिर ध्यान में रखना इसकी जो ल्यूमन दक्षता होगी वो भी कितनी होगी, लमसम 45 ल्यूमन प्रति। अब ध्यान में इसकी जो ये ना ये कैप इसकी तरह इसकी रिम ऐसे है ना, तो एक चीज देखो कि इसकी रिम अगर ऐसे होगी तो उस कंडीशन में अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो अपने यूज करेंगे क्या चीज, होल्डर, वो या तो एडिशन स्क्रू होगा या गोलियत एडिशन स्क्रू होगा, इन दोनों के अंदर। लेकिन जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो यहां क्या होगा, अगर तुम्हारे को बायोनेट समझ में आ गई तो इसकी वाटेज क्षमता 200 वाट से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मेन इलेक्ट्रोड देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसके अंदर एक फिर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड और होगा। इसने देखो यहाँ ये दिखा रखा है, ये देखो ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड दिखा ना, ये इसके अंदर एक ये इलेक्ट्रोड दिखा है, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का काम तो वही होगा जो पहले था। इसमें ध्यान में रखना इलेक्ट्रोड कितने होंगे, 3, वही आएगा। 2 तो क्या होगा मेन, और एक क्या होगा सहायक जो इसको स्टार्ट करने का काम करेगा। फिर ध्यान में रखना गैस का जो दाब होगा, ये सवाल तुम्हारे उसमें आया था, इसमें यूपीपीएसएल वाले में। गैस का दाब ध्यान रखना 5 से 10 क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। वायुमंडल का दबाव किस में मेजर किया जाता है, बार के अंदर, ठीक है। फिर इसकी ल्यूमन दक्षता ध्यान में रखना 50 ल्यूमन प्रति वाट, ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया सोडियम सॉरी मरकरी वेपर लैंप। 3 प्रकार के लैंप है, MA, MAT, MB, पूरे नाम याद रखना, मरकरी आर्गन टंगस्टन, मरकरी बायोनेट। जो तुम्हारा पहला था और जो लास्ट है, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 मेन हो गए, सहायक हो गया। बीच वाले के अंदर 2 मेन इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है। इसकी ल्यूमन दक्षता 45 के आसपास होगी। इसका दबाव कहीं दे नहीं रखा, इसका दबाव 1.5 है, इसका 5 से 10 वायुमंडलीय दबाव है, ठीक है। और इसके अंदर रेजिस्टेंस का काम अगर पूछे तो धारा को कम करना, ठीक है, याद रह जाएगा। अब इसके अंदर पता क्या बचा, इसके अंदर एक तो बचा ड्रम स्विच, एक बताया सजावटी लैंप के अंदर जो लो वोल्टेज के लैंप है उनकी संख्या कैसे निकलेगी, एक बचेगा फ्लैशर, ठीक है। वो कल पढ़ेंगे, आधे घंटे में 3 टॉपिक हो जाएगा। और साथ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तार एंड केबल, उसमें कुछ नई चीजें सीखने वाली है, वो सिखाऊंगा तुमको, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।